प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 18 दिसंबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पौष माह, कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि वीडियो के अंत में हम आज के इतिहास पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में मिली बड़ी कामयाबी, दूसरी ड्रिफ्ट टनल हुई आर पार। उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा पोल गांव सुरंग में भूस्खलन से फंसे मलबे को हटाने के लिए बनाई जा रही 3 ड्रिफ्ट टनलों में दूसरी टनल का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। निर्माणाधीन सुरंग में 12 नवंबर 2023 को भूस्खलन से मलबा गिरा था, जिसमें 41 श्रमिक फंस गए थे। हादसे के बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें बचाया गया। मलबा हटाने के लिए इस साल जुलाई में 3 निकासी सुरंगों का काम शुरू हुआ। पहली टनल सितंबर में आर पार हुई, जबकि दूसरी दिसंबर के पहले हफ्ते में पूरी हुई। अब तीसरी और आखिरी ड्रिफ्ट टनल की खुदाई शुरू हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरंग निर्माण मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। सुरंग के मलबे को हटाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड निकाय चुनाव आरक्षण सूची पर मचा घमासान, पहले दिन दर्ज हुई 53 आपत्तियां। उत्तराखंड निकाय चुनावों की आरक्षण सूची जारी होने के पहले ही दिन 53 आपत्तियां दर्ज हुई। इनमें सबसे ज्यादा 28 आपत्तियां हरिद्वार के लंढौरा नगर पंचायत से आईं। कांग्रेस समेत विपक्ष ने इस सूची पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और संविधान के खिलाफ जाने का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि अनुसूचित जाति के क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरक्षण नियमों का पालन करने की बात कही और कहा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय किया गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। आपत्तियों का निस्तारण होते ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक, हरिद्वार चंपावत समेत कई जिलों को मिली बड़ी सौगात। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा बैठक की और कई जिलों में विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के निर्देश दिए और इस दिशा में तत्काल काम शुरू करने को कहा। चंपावत जिले के लिए वित्तीय स्वीकृति के साथ डायग्नोस्टिक विंग और ओटी का निर्माण मंजूर किया गया। उत्तरकाशी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला को उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत करने का अनुमोदन दिया गया। हरिद्वार के रुड़की में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण और खानपुर में उपजिला चिकित्सालय भवन के निर्माण को स्वीकृति मिली। मुख्य सचिव ने मातृत्व मृत्यु दर वाले क्षेत्रों में डॉक्टरों की तैनाती पर जोर दिया और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 2 हफ्ते में पेश करे शपथ पत्र। उत्तराखंड में जिला पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। उधम सिंह नगर के सुमन सिंह ने याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी और इसे संविधान तथा पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन बताया। याचिका में कहा गया कि सरकार को निकायों के कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले चुनाव घोषित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने सरकार को 14 दिन के भीतर जिला पंचायत चुनाव का कार्यक्रम शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। विपक्ष ने सरकार पर प्रशासकों की तैनाती को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कड़ाके की ठंड में पढ़ाई छोड़ धरने पर बैठे छात्र, जानिए घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरा मामला। पौड़ी के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने सर्द मौसम में सेमेस्टर परीक्षा आयोजित कराने के फैसले का विरोध किया। छात्रों का कहना है कि 26 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा को फरवरी तक स्थगित किया जाए, क्योंकि कड़ाके की ठंड में परीक्षा देना बेहद मुश्किल है। पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा और तैयारी की चुनौतियों को समझने की मांग करते हुए छात्रों ने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय और यूजीसी से हस्तक्षेप की अपील की है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्रों की समस्याओं को देखते हुए तिथि में बदलाव पर विचार हो रहा है। 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली का सफर होगा आसान, फरवरी 2025 तक तैयार होगा एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का 98% कार्य पूरा हो चुका है और ये फरवरी 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। ये हाईवे देहरादून से दिल्ली की दूरी को 260 किलोमीटर से घटाकर 210 किलोमीटर कर देगा और यात्रा का समय 2.5 से 3 घंटे होगा। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स केवल उपयोग के हिसाब से लगेगा। 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बनेगा। ये हाईवे उत्तराखंड और दिल्ली के बीच की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगे लाइफस्टाइल क्लिनिक, जाने बीमारियों से कैसे मिलेगी राहत।
स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में लाइफस्टाइल क्लिनिक खोलने जा रहा है। दून मेडिकल कॉलेज में सफल प्रयोग के बाद अब श्रीनगर और हल्द्वानी में भी क्लिनिक स्थापित होंगे। इन क्लिनिक्स में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, जोड़ों का दर्द और मानसिक तनाव जैसी बीमारियों का इलाज दवाओं और काउंसलिंग के माध्यम से होगा। विशेषज्ञ डॉक्टर, डाइटिशियन और काउंसलर्स मरीजों को आदतों में सुधार के टिप्स देंगे। इसका उद्देश्य नॉन म्यूनिकेबल डिजीज को काबू में लाना है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करवाने की तैयारी तेज, ट्रेनिंग होगी अधिकारियों और कर्मचारियों की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन इसे लागू करने के लिए ट्रेनिंग आवश्यक है। नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम स्तर के अधिकारियों को यूसीसी के नियमों की जानकारी दी जाएगी। ट्रेनिंग के जरिए उन्हें समझाया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस ऑनलाइन कैसे होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि यह प्रक्रिया जल्द पूरी हो। जल्द ही शासन स्तर पर ट्रेनिंग के आदेश जारी होंगे। उत्तराखंड में स्टीयरिंग लॉक होने से खाई में लटकी रोडवेज बस, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। उत्तराखंड के नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक रोडवेज बस का अचानक स्टीयरिंग लॉक हो गया और बस खाई की ओर लटक गई। बस संख्या UK 07PA30250 बरेली से नैनीताल आ रही थी। बल्दिया खान के पास स्टीयरिंग फेल होने पर चालक ने सूझबूझ से बस को नियंत्रित कर ब्रेक लगा दिए, जिससे 500 फीट गहरी खाई में गिरने से बच गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जिनमें चीख पुकार मच गई। घटना में कोई घायल नहीं हुआ। सभी यात्रियों को सुरक्षित दूसरी बस से नैनीताल भेजा गया। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार स्टीयरिंग में तकनीकी गड़बड़ी थी। कुछ साल पहले इसी जगह बस दुर्घटना में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेता पर ईडी रेड, करण माहरा ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। देहरादून में कांग्रेस नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की। बताया जाता है कि जैन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ईडी की ये कार्रवाई निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को निशाना बनाने की साजिश है। माहरा का आरोप है कि चुनावों से पहले कांग्रेस नेताओं पर रेड डालकर केंद्र सरकार सुर्खियां बटोरती है। उन्होंने कहा कि राजीव जैन बीते 3 साल से अस्वस्थ है और संगठन में सक्रिय नहीं रहे। माहरा ने जांच में निष्पक्षता की उम्मीद जताई और कहा कि कार्रवाई से पता चलेगा कि जमीनों की खरीद फरोख्त किसके शासन में हुई। ईडी रेड के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को सुरक्षा देने के आदेश, राज्य सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने हरिद्वार के भगवानपुर निवासी अंतरजातीय प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने SHO भगवानपुर को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। याचिका में प्रेमी जोड़े ने अपनी जान को खतरा बताते हुए परिवार के लोगों पर धमकी देने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिनसे खतरा है उनके साथ सुलहनामा कराया जाए। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक दोनों वयस्क हैं और उनकी शादी सितंबर 2023 में सहमति से हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई तब होगी। यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी देने वाले आरोपी को मिली जमानत। कोर्ट ने पेश किए गए तथ्यों पर लिया निर्णय। हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी देने के आरोपी को जमानत मिल गई है। आरोपी पर 17 नवंबर को 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और धमकी भरा पत्र भेजने का आरोप था। पुलिस ने 19 नवंबर को बदायूं निवासी युवक को गिरफ्तार कर हल्द्वानी जेल भेजा था। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और पत्र लिखने के साक्ष्य भी स्पष्ट नहीं है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत मंजूर कर दी। घटना के बाद यूट्यूबर सौरभ जोशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। धमकी से डरे सौरभ ने सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस की कार्रवाई से आरोपी पकड़ा गया। देहरादून में लगेगा हेल्थ चेकअप कैंप। विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे इलाज और बांटी जाएंगी फ्री दवाइयां। देहरादून में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत 18 दिसंबर से मलिन बस्तियों में हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जाएंगे। मिशन निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि 20 विशेष चिकित्सा शिविरों में निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर स्वास्थ्य जांच करेंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य मलिन बस्तियों और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों के लोगों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं प्रदान करना है। साथ ही जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविर 18 दिसंबर से 27 फरवरी तक विभिन्न स्थानों जैसे संजय कॉलोनी, DL रोड, बिंदल बस्ती, कुसुम विहार, नगर निगम कॉलोनी समेत अन्य क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। इन शिविरों में आवश्यक जांच, मुफ्त दवाइयां और परामर्श की सुविधा मिलेगी।
निकाय और पंचायत चुनाव के अलग अलग नियमों पर सवाल, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाई कोर्ट में निकाय और पंचायत चुनाव में 3 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियमों को चुनौती दी गई। उधम सिंह नगर निवासी याचिकाकर्ता नईम उल ने कहा कि 2003 के बाद 3 बच्चों वाले उम्मीदवारों को निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है, जबकि पंचायत चुनावों में ये नियम 2019 के बाद लागू हुआ। याचिकाकर्ता का आरोप है कि ये कानून उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। अल्मोड़ा वन प्रभाग का पहला पर्यटन जोन शुरू, मोहान से सफारी पर निकले पर्यटक। अल्मोड़ा जिले के मोहान इको पर्यटन जोन का वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। ये पर्यटन जोन कौबे टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप से सटा हुआ है। यहाँ पर्यटकों के लिए 16.5 किलोमीटर जंगल सफारी की सुविधा शुरू की गई है। सुबह और शाम की पाली में 20 जिप्सियां पर्यटकों को वन्य जीवों के करीब ले जाएंगी। सफारी का ऑनलाइन परमिट 1750 रुपए का है, जबकि जिप्सी का किराया 2500 से 3000 रुपए तक होगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए नेचर गाइड के तौर पर ग्रामीणों को तैनात किया गया है। वन मंत्री ने कहा कि ये पर्यटन जोन क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने और पर्यटकों को रोमांचक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। पुलिस और नशा तस्कर के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से आरोपी घायल। काशीपुर पुलिस और एसओजी की टीम का नशा तस्कर के साथ मुठभेड़ हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना कब्रिस्तान इलाके की है, जहां पुलिस गश्त कर रही थी। आरोपी बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था और पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी मुनाजिर के पैर में गोली लग गई। तलाशी के दौरान उसके पास से तमंचा और स्मैक बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। आरोपी का इलाज पुलिस हिरासत में चल रहा है। स्कूटी पर लाखों के नशीले इंजेक्शन लेकर जा रहे थे 2 युवक, पुलिस ने पकड़कर जेल में डाला। उत्तराखंड में नशा तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें हरिद्वार जिले में नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार हुए हैं। सिडकुल थाना पुलिस और सीआईयू की टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान सूर्यनगर मार्ग पर स्कूटी सवार 2 युवकों रजत सैनी और राहुल कुमार को पकड़ा। तलाशी में उनकी स्कूटी से 4600 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए है। मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने इन इंजेक्शनों को अवैध घोषित किया। पूछताछ में दोनों आरोपी नशीले इंजेक्शनों के दस्तावेज पेश नहीं कर सके। पुलिस ने रजत सैनी के खिलाफ पूर्व में हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि की, जबकि राहुल कुमार का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। सोने में 2 दिन की गिरावट का सिलसिला टूटा। अमेरिकी फेड के फैसले पर टिकी बाजार की नजर। शादी विवाह की बढ़ी मांग के चलते सोने की कीमतों में तेजी लौटी है, जहां ये मंगलवार को 950 रुपए बढ़कर 79,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार आभूषण विक्रेताओं की लिवाली ने सोने में इस उछाल को बल दिया। हालांकि चांदी में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली, जिससे ये 1000 रुपए लुढ़ककर 91,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 2 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक के फैसले पर बाजार की नजरें टिकी है, जिसका असर आने वाले दिनों में सोने के भाव पर पड़ सकता है। पिछले सत्र में सोना 78,150 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि मंगलवार को 99.5% शुद्धता वाले सोने का भाव 78,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। उत्तराखंड को मिले लैब असिस्टेंट समेत ये अधिकारी, सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में 45 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 11 लैब असिस्टेंट और 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नियुक्तियों से प्रदेश को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके कार्य में ईमानदारी और तत्परता की उम्मीद है। सीएम धामी ने बताया कि बीते 3.5 वर्षों में 19,000 से अधिक नियुक्तियां हुई है और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। सरकार राज्य को अगले 25 वर्षों के विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंबानी अदानी को मिलाकर जितनी संपत्ति मस्क ने उसका लगभग 1.5 गुना इसी साल कमा लिए। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की संपत्ति इस साल रिकॉर्ड तोड़ बढ़ी है, जो 474 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है। मस्क की संपत्ति में 2024 में 245 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जो मुकेश अंबानी और गौतम अदानी की संयुक्त संपत्ति 177.1 अरब डॉलर से करीब 1.5 गुना अधिक है।
ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 96.3 अरब डॉलर और गौतम अदानी की 80.8 अरब डॉलर है। मस्क की बढ़ती संपत्ति के पीछे टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल मुख्य कारण है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद टेस्ला के शेयर 36% बढ़े हैं। स्पेसएक्स का वैल्यूएशन भी 350 अरब डॉलर पार कर गया, जिससे मस्क की संपत्ति में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। प्यारे दर्शकों, आइए अब अंत में नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 18 दिसंबर को कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं जो विश्व और भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 4 दिसंबर 2000 को ये दिन घोषित किया था। इसी दिन मंगोल सम्राट कुबलाई खान ने अपने साम्राज्य का नाम बदलकर युआन रखा, जिससे युआन राजवंश का उदय हुआ। 1912 में पिल्टडाउन मैन की खोज की गई, जो बाद में एक धोखा साबित हुई। 1916 में इसी दिन वर्दन की लड़ाई के साथ प्रथम विश्व युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई समाप्त हुई। साथ ही 8 दिसंबर 1966 में शनि के चंद्रमा एपिमेथियस की खोज की गई। 1969 में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया। 2002 में केल्विन क्लेन ने अपनी कंपनी फिलिप्स वैन ह्यूसन को बेचने की घोषणा की। 2008 में ब्रह्मोस मिसाइल का पहला ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण किया गया और 2019 में डोनाल्ड ट्रंप तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति बने, जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई। प्यारे दर्शकों, 1989 में इसी दिन सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना एक दिवसीय पदार्पण किया। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओहो न्यूज उत्तराखंड। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।